हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गया हूं तुम लोगों के सामने सीए इंटर लॉ में एक ज़बरदस्त नया चैप्टर रिवाइज कराने। सीए इंटर लॉ के नए सिलेबस में 3 नए चैप्टर डाले गए थे। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंपनी जिसका पूरा नाम है CIUI कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है मैं बता दूंगा, एंड तीसरा LLP एक्ट। ये 3 नए चैप्टर्स थे। तो मैंने ऑलरेडी फेमा का फुल 1 घंटे में डिटेल रिवीजन अलॉन्ग विथ नोट्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर ले लिया। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वो PDF वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं सेकंड चैप्टर रिवाइज करने जा रहा हूँ जो नया आया है, फॉरेन कंपनी CIUI। ये नोट्स आप बोर्ड पे देखो, ये 8 पेजेस के हैं, टोटल 8 पेजेस के नोट्स है। जबरदस्त, 100% कंप्लीट। ये कोई समरी नोट्स नहीं है सर, ये ही 100% कंप्लीट नोट्स है। और इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम डाउनलोड कर सकते हो ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ये 100% नोट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछे सर ये समरी नोट्स है क्या, समरी नोट्स है क्या? नहीं, मैं अब आने वाले समय में मेरे जितने भी मैं बहुत जल्दी अच्छा बता ही देता हूँ, मैं बहुत आने वाले समय में लेट्स से विद इन 20 डेज और समथिंग मैं सीए इंटर लॉ में एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो रहेगा वो 100 आवर्स का रहेगा। और बाय द वे मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी मैं 100% पढ़ाने वाला हूँ, कहीं भी कुछ भी कट छट नहीं होने वाला। एक एक सेक्शन, एक एक बात जो ICAI की किताब में लिखी हुई है सब तुमको मिलेगी, एक एक वर्ड तुम मैच करा सकते हो खोल के। हर सेक्शन, हर बात, हर एग्जाम्पल इसमें कवर किया गया है। तो बिल्कुल ये 100% नोट्स है, प्लीज इसको समरी नोट्स मत समझो, ये 100% नोट्स है। इसी को यूज करके मैं आने वाले समय में रेगुलर बैचेस पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज से 20 डेज और समथिंग में मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च हो जाएगा लॉ का, सीए इंटर लॉ का। ठीक है, और फिर बाद में उसके बाद रेगुलर बैच भी आएगा। तो ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, इट इज 100% नोट्स, दिस इज नॉट समरी नोट्स। ओके, इसको पढ़ डाला मतलब सब हो गया, आपका कुछ भी छूटा नहीं है। एक एक बूंद, एक एक वर्ड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यही नोट्स के लिंक नीचे डाले मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तुम देख सकते हो। आओ अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सर एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? 5 मार्क का तो 100%, मौके पे 10 मार्क का भी आ सकता है। सितंबर में 11 मार्क का आया था इस चैप्टर से। ठीक है, तो मौके पे ज़्यादा भी आ सकता है, आप समझ लो। मतलब 11 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, तुम समझो 5 से 10 का रेंज इसका पक्का है। MTP में 5 मार्क का रहता ही है। फॉरेन कंपनी चैप्टर, इसका पूरा नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आई एक्सप्लेन एंड रिवाइज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। ये देखो जरा, मैंने बोला था लास्ट के 5 चैप्टर्स है जो महा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट के 5 चैप्टर अच्छे से अगर करके चले जाओ तो 55 मार्क का तो एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर ही दोगे, बढ़िया, जिसमें पास तो हो ही जाओगे। ये रहे सारे सेक्शंस जो इसके अंदर आने वाले मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी है, सेक्शन नंबर 2 का 42। अब इस चैप्टर की जो सेक्शंस की रेंज है वो स्टार्ट होते हैं 379 से लेकर 393A। इस पूरे चैप्टर में पेनल्टी सिर्फ एक ही सेक्शन में डाला हुआ है, 393, कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन करे तो पेनल्टी इसमें जो बोला वो देना पड़ेगा, 1 लाख से 3 लाख 50 पड़े, तो वो पेनल्टी अपने को याद करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक टॉपिक इसके अंदर आने वाला है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। उसके ऊपर सेक्शंस होते हैं 387 से लेके 391 तक। ठीक है, और बीच में इंस्टीट्यूट ने एक 234 घुसेड़ा है, वो अलग है, वो भी बता दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप सबके लिए, जिन स्टूडेंट्स का जनवरी में एग्जाम है, अभी मंडे को एग्जाम है जिनका, उनके लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2012 को आया है, 2024 को आया है। ठीक है, 9 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है जो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा। ICAI ने भी अपनी किताब में अभी तक डाला नहीं, वो बाद में RTP में अमेंडमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मई 25 या सितंबर 25 में एग्जाम देंगे, मई 25 या सितंबर 25 में, उनको याद करना है कि इस चैप्टर में जो 5 फॉर्म होते हैं, FC 1 2 3 4 5, फॉरेन कंपनी FC 1 2 3 5, पहला फॉर्म FC 1 जो है वो दिल्ली में जमा नहीं होगा, याद कर लो। ये FC 1 गुड़गांव जमा होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में। इन कॉर्पोरेशन के लिए जो फॉर्म प्रोसेसिंग होता है ना, स्पाइस प्लस कहाँ होता है? गुड़गांव में होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो कोई भी फॉरेन कंपनी जब हिंदुस्तान में पहली बार आती है तो उनको FC 1 जमा करना पड़ता है अंडर सेक्शन 380, तो सर वो जमा होगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर गुड़गांव में। ठीक है, वो ROC दिल्ली में नहीं होगा। और जो बाकी के फॉर्म्स है FC 2 3 4 5, वो ROC न्यू दिल्ली में जमा होते रहेंगे। ओके, फॉर जनवरी 2025 स्टूडेंट्स, जो भी मंडे को एग्जाम देने वाले जनवरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जनवरी 2025, उनके लिए ऑल फॉर्म्स FC 1 से लेकर FC 5 कहाँ जमा होगा? ROC न्यू दिल्ली। और जो मई या सितंबर में एग्जाम देंगे स्टूडेंट्स, उनको याद रखना है कि पहला फॉर्म FC 1 होता है गुड़गांव में जमा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में, बाकी सब ROC न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है।
अब ये रहे सर सेक्शंस के लिस्ट, लेट्स स्टार्ट, गो वन बाय वन। सबसे पहले मेरे सामने क्या दिख रहा है अपने को, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। अब मैं तुम लोग को कुछ दिखाऊंगा नोट्स जिससे क्लैरिटी आएगी। ये देखो, बहुत बात होती है तो एक क्लैरिटी ले लो, चलो ठीक है। CIOI इज अ ब्रॉड अम्ब्रेला जिसके अंदर आता है फॉरेन कंपनी। तो इस डायग्राम से, वेन डायग्राम से हम क्या समझते हैं कि फॉरेन कंपनी इज अ टाइप ऑफ CIOI। क्या फर्क है सर दोनों में, मैं आपको बता रहा हूं तुम लोग के लिए। एक मास्टर समरी है, ये बोर्ड पे देखो, एक CIOI है, उल्टा पढ़ेंगे हाँ, 1 2 3। तो एक CIOI है पॉइंट नंबर 1, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी जो बाहर पैदा हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, हैज नो बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी नहीं, तो उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलते, उसको इंडियन कंपनी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जस्ट CIOI। उसको क्या बोलते हैं अपने, जस्ट CIOI, ठीक है। नंबर 2, एक ऐसा CIOI जिसका भारत के साथ बिजनेस कनेक्शन है, भारत में जो ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिजिकली या थ्रू एजेंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड, कैसे ओके तो एक CIOI है पॉइंट नंबर 2 विच हैज एन इंडियन बिजनेस, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर भारत में उसका बिजनेस कनेक्शन है तब वो FC है, फॉरेन कंपनी, ठीक है। एंड नंबर 3, अगर उन्होंने एक CIOI ने भारत में एक सब्सिडरी कंपनी ही खोल लिया है, ओ बॉस, तब तो वो सब्सिडरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। जैसे आप जितने भी ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं हम लोग, कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी, नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑल ऑफ देम हैव इंडियन सब्सिडरीज विच आर टेक्निकली इंडियन कंपनी। तो वो उनके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई नहीं करता, वो इंडियन कंपनी है। तो याद रखना, केवल एक CIOI जिसका भारत में ब्रांच है और बिजनेस करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ब्रांच ऑनलाइन भी हो सकता है, मतलब फिजिकल ब्रांच होना भी जरूरी नहीं है, वो FC है, ठीक है। बाकी जो आप नाम सोचते हो कोकोला, नेस्ले, सब गलत नाम है, वो सब इंडियन कंपनी, बिकॉज उन्होंने इंडिया में सब्सिडरी कंपनी खोली हुई है, तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसे CIOI जिनका भारत से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो सिर्फ CIOI है, ओके। दिस चैप्टर इज मोस्टली अबाउट फॉरेन कंपनी। इस चैप्टर के सारे सेक्शंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉरेन कंपनी पे अप्लाई करते हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो CIOI पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जो सेक्शंस है ना, 387 से 391, मर्जर वाला एक सेक्शन है 234, ये सब CIOI पे भी अप्लाई करता है, पर और ये FC पे भी करता है। ये सेक्शंस जो आप देख रहे हो, ये FC CIOI दोनों पे करता है, और बाकी सारे सेक्शंस सिर्फ फॉरेन कंपनी FC पे अप्लाई करता है, ओके। तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रखना, हटा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू दिस, सो सबसे पहले तो सर वही फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो लोग कहानी लिख के बोलते हैं कि बताइए ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो आपको बोलना है फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ नंबर 1 प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब यहाँ पे झोल है, क्या झोल है, या तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस खुद खोल रखा है या किसी एजेंट का है, फिजिकल प्लेस होना भी जरूरी नहीं है, इट कैन बी एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मतलब ऑनलाइन भारत में कारोबार कर रहा है, कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, चलता है। And conducts business activity in India in any manner, then such a company is a foreign company under section 2 clause 42। कुछ नोट्स हैं जो याद रखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में ई-कॉमर्स करती है, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस करती है, तो फिजिकल ब्रांच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अगर भारत में उनका सिर्फ शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है, तो वो एक ब्रांच की तरह माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह माना जाएगा, और वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी, सेक्शन 386। नंबर 3, फॉरेन कंपनी का बेसिकली मतलब होता है कि एक CIOI का इंडिया में ब्रांच है, ना कि सब्सिडरी। अगर इंडिया में सब्सिडरी खोला है तब वो इंडियन कंपनी है, और इंडिया में से ब्रांच खोला है तब वो फॉरेन कंपनी है। नंबर 4, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक CIOI है जो भारत में बिजनेस नहीं करता, बस भारत में अपने बोर्ड मीटिंग वगैरह कंडक्ट करके स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है, तो बिजनेस तो नहीं कर रहा ना, तो इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, ओके। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, इधर इलेक्ट्रॉनिक मोड या ई-कॉमर्स का मतलब यहाँ समझाया हुआ है। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, B2B B2C ट्रांजैक्शन, डेटा इंटरचेंज, डिजिटल सप्लाई, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, एजुकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, क्लाउड वगैरह। प्लीज़ ये जो रेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये रीड मार के रखोगे तो अच्छा रहेगा, पूरा तोता की तरह रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल
उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन डाला कि एक CIOI है, थाईलैंड की कंपनी है, इंडिया में उनका कोई फिजिकल प्लेस नहीं है पर इंडिया में बिजनेस करते हैं, वो भारत में सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बताइए फॉरेन कंपनी है कि नहीं है। आप ये बात याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक मोड का ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इन्होंने खुद लिखा है इट इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू, इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये जो लाल वाले शब्द हैं यही आएंगे एग्जाम में, कुछ और भी आ सकता है, आने दो। हम लोग सीधा जानते हैं कंपनी बाहर हुई है, इनकॉर्पोरेट इंडिया में बिजनेस कर रही है, फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन सैटेलाइट बेस्ड कोई भी सर्विसेज दे रही है तो वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है ना, बस एक बार रीड करके रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रीड करने क्यों बोल रहा हूँ, MCQ में काम आ सकता है, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन वगैरह में ऑप्शंस में काम आ सकता है, इससे बस एक रेड कलर वाले जो वर्ड्स है ये याद करने हैं, ठीक है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो प्लीज, अपने मन से उल्टे सुल्टे एग्जाम्पल्स ई-कॉमर्स के मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बड़ी फेमस अगर ई-कॉमर्स कंपनी हो, आप जानते हो ना, तो इंडिया में उन्होंने हो सकता है अपना एक सब्सिडरी कंपनी खोल लिया हो, तब वो इंडियन कंपनी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, नेस्ले वगैरह को लेके गलतफहमी की फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडिया में सब्सिडरी खोला है तो उनकी सब्सिडरी इंडियन कंपनी है। तो आप जो भी ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल सोचोगे, आप बिना छानबीन के अपने मन से सोचोगे, गलत हो जाएगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि उन्होंने इंडिया में सब्सिडरी कंपनी खोला है कि खाली बिजनेस कर रहे हैं। अगर सब्सिडरी खोला है तो वो इंडियन कंपनी है, और सब्सिडरी नहीं खोला है, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तब वो फॉरेन कंपनी है, ओके। तो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बस एक रीड मारा हुआ रहना चाहिए। इसमें बीच में एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है कि अगर कोई CIOI गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, जिसको IFSC सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया इंक्स, उन पे आके सिक्योरिटी इशू कर रहा है, तो उसको हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे, फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे, उसको एग्जेम्प्ट करते हैं। ये एग्जेम्पशन सेक्शन 393A जो इस चैप्टर के लास्ट में, उसमें भी डाला हुआ है, ओके। ये रूल 12 है, इसके ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कोई हिंदुस्तानी कंपनी, इंडियन कंपनी अपने आप को झूठ मूठ का फॉरेन कंपनी की तरह डिस्क्राइब करेगी तो फिर उनको सजा मिलेगी, पर पेनल्टी नहीं, उनकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, एंड फिर भारत सरकार उनके खिलाफ एक्शन भी लेगा अंडर सेक्शन 224। तो तुमको याद रखना है ये, अगर झूठे अपने आप को झूठ मूठ का फॉरेन कंपनी की तरह इंडिया में दिखाएगी तो सजा है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, भारत सरकार उनका जांच करवाएगी और फिर लीगल एक्शन लेगी। ये 3 एग्जाम्पल्स दिखे हुए इंस्टीट्यूट के मैट में, बड़े सरल हैं फॉर यू टू गो थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं 379। ये 379 वाला जो सेक्शन है ना, ये भी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, तो मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करके एकदम समरी बता दूंगा, मस्त ध्यान सुनना। देयर इज अ फॉरेन कंपनी है, मतलब CIOI इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया, कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, बट दिस फॉरेन कंपनी इज ओन्ड बाय इंडियंस, दिस फॉरेन कंपनी इज ओन्ड बाय इंडियंस। उसका 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस जो है मिला के 50% इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और इंडियन कंपनीज और इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो बेसिकली 50% हिस्सेदारी उस कंपनी में इंडियंस की है। इट इज एन इंडियन ओन्ड फॉरेन कंपनी। इसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये है मास्टर समरी चार्ट जो मैंने बनाया है, ठीक है। ऐसा फॉरेन कंपनी जो ओन्ड बाय इंडियंस है, उनके ग्लोबल बिजनेस के ऊपर तो ये चैप्टर अप्लाई करेगा, फॉरेन कंपनी चैप्टर सेक्शन नंबर 379 to 393 है। लेकिन उनका जो इंडिया वाला बिजनेस पोर्शन है, मतलब वो फॉरेन कंपनी है, इंडियंस ने जाके सिंगापुर में एक फॉरेन कंपनी खोली है और वो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, तो जो इंडिया वाला बिजनेस पोर्शन है जिसको हम FC बोलते हैं फॉरेन कंपनी, उसको इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको ये चैप्टर भी फॉलो करना है, प्लस अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज दैट भी फॉलो करने हैं एज इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। ये समरी देखो प्लीज, ग्लोबल बिजनेस के लिए बस ये चैप्टर फॉलो करोगे, इंडियन बिजनेस के लिए ये चैप्टर भी फॉलो करोगे, प्लस अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस में क्या आता है वो अभी तक नोटिफाइड नहीं है, तो अपने को लिखना है अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एज इफ इट इज वाज एन इंडियन कंपनी, और बाकी इंडियन प्लस अपने ग्लोबल बिजनेस के लिए मिला के ये चैप्टर तो फॉलो करना ही है। तो ये मास्टर समरी है, बस याद रखना। क्वेश्चन आएगा तो तुम देखोगे कि भैया 50% इक्विटी प्रेफरेंस मिला के इंडियंस होल्ड कर रहे हैं क्या, ओके, तो अपना आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे अच्छा पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 380। कोई भी
फॉरेन कंपनी जब पहली बार इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोलती है, अब फिजिकल प्लेस खोलती है या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती है, बिकॉज आजकल फिजिकल प्लेस खोलना तो जरूरी नहीं है, तो कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में पहली बार ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करती है, मतलब इंडिया में उसका बिजनेस प्रेजेंस आ गया, तो उसको रजिस्ट्रार को फॉर्म जमा करना पड़ेगा FC1 अलॉन्ग विथ 8 अटैचमेंट्स अलॉन्ग विथ 2 अप्रूवल्स। ठीक है, पूरा जमा करना पड़ेगा। जो जनवरी के स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे कहाँ जमा होगा, ROC न्यू दिल्ली। जो मई या सितंबर के स्टूडेंट है वो बोलेंगे कहाँ जमा होगा, FC1 CRC गुड़गांव। ठीक है, तो वो CRC गुड़गांव में जमा होगा। अगर आपका बाद में एग्जाम और अभी एग्जाम है तो आप बोलोगे ROC न्यू दिल्ली। क्या जमा होगा सर, वेरी इजी, फॉर्म नंबर FC1 along with these 8 attachments याद रखने, along with approval letters। ठीक है, ये सब आपको जमा करना है। ठीक है, देख लो इधर FC1 जमा होगा, अटैचमेंट्स जमा होंगे, अप्रूवल लेटर फ्रॉम RBI। आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, डॉलर वगैरह का इन्वेस्टमेंट से RBI से अप्रूवल चाहिए एंड अदर रेगुलेटर से भी अप्रूवल चाहिए, वो अटैच करना पड़ेगा। और जब आप छोड़ के जाओगे इंडिया, कभी भी बंद कर दोगे इंडिया वाला प्लेस और छोड़ के चले जाओगे, उस दिन भी आप रजिस्ट्रार को नोटिफाई करके बता देना कि गुड बाय टाटा, हम जा रहे हैं। उस दिन से फिर आपको और कोई फॉर्म वॉर्म जमा करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। अब एज अ स्टूडेंट हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही वो लोग भारत में एंटर करते हैं तो उनको क्या क्या जमा करना है। आई रिपीट, FC1 8 अटैचमेंट्स, क्या क्या। नंबर 1, उनका जो फॉरेन मेमोरेंडम आर्टिकल्स है ना, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी जमा करनी है। नंबर 2, फॉरेन एड्रेस जहाँ उनका मेन प्रिंसिपल ऑफिस है बाहर विदेश में। नंबर 3, उनके फॉरेन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, वो जमा करो। तो 3 फॉरेन इंफॉर्मेशन जमा करना है। अब 2 इंडियन इंफॉर्मेशन जमा करना है। इंडिया में उन्होंने किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, AIR बनाया है, जो गवर्नमेंट से नोटिसेस दे सकता है, ले सकता है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, इंडिया में अगर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है तो वो एड्रेस भी जमा करिए। और अगर आपने इंडिया में 4-5 प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एड्रेस बताइए। हिस्ट्री, अब 2-3 रैंडम इंफॉर्मेशन है। अगर आपने पहले कभी भारत में अपना ब्रांचेस वगैरह खोला है, ओपन एंड शट डाउन किया है तो वो बता दो। अगर आपके डायरेक्टर्स वगैरह कन्विक्टेड हैं तो वो भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। एंड लास्ट वाला, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। ओके, तो फिर से एक फॉरेन कंपनी पहली बार इंडिया में कदम रख रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे बिजनेस कर रही है, उनको क्या क्या जमा करना है, FC1 8 अटैचमेंट्स एंड 2 अप्रूवल लेटर्स जमा करना है विद इन 30 डेज। जैसे आपने भारत में कदम रखा ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां से विद इन 30 डेज आपको ये सब जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी वाले ROC दिल्ली और मई सितंबर वाले याद रखना CRC गुड़गांव। सब सेक्शन नंबर 2 जो है ना वो ऑब्सोलीट है, तो वो आप हटा सकते हो, वो ऑब्सोलीट है। मतलब वो ये उस वक्त की बात है जब कंपनी एक्ट 56 था, पर मैं क्या सीक्वेंस मेंटेन करना चाहता हूँ कि सब सेक्शन नंबर वाइज रहे, तो इसलिए मैंने वो भी लिख दिया है, पर वो ऑब्सोलीट है। नंबर 3, अब आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार के पास जमा की है, अगर उसमें कभी कोई चेंज होता है फ्यूचर में जाके, जैसे फ्यूचर में आपके नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, या आपका फॉरेन एड्रेस शिफ्ट होगा, या आपके मेमोरेंडम में चेंज होगा, या आप अपना इंडियन रिप्रेजेंटेटिव चेंज करोगे, या इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करोगे, जो भी चेंज करोगे, तो आप FC2 जमा करोगे, ROC न्यू दिल्ली में जमा करोगे, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज जमा करोगे। विद इन 30 डेज फॉर्म FC2 ROC न्यू दिल्ली। खाली FC1 में वो रहता है गुड़गांव CRC, बाकी सब जगह तो वही ROC दिल्ली में जमा करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। एक यहाँ पे देखो, एक विदेशी कंपनी है सिंगापुर वाली, भारत में ई-कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करती है, पर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अरे प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल होना जरूरी नहीं है, भारत में ई-कॉमर्स से बिजनेस कर रही है ना, इट्स अ फॉरेन कंपनी, और उसको भी सेक्शन नंबर 380 फॉलो करके ये सब जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 381, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर फटाफट रिवीजन हो रहा है, पर जो स्टूडेंट्स तैयारी के लिए देखना चाह रहे हैं कि सर पहली बार हम सुन रहे हैं फॉरेन कंपनी चैप्टर, उनको तो हार्ड लगेगा ना, बिकॉज मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, मैं पूरा एक एक चीज़ थोड़ा सा स्पीड के साथ बोल रहा हूँ, धीरे धीरे नहीं बोल रहा हूँ। रिवीजन कराना मकसद है। ठीक है, पढ़ाते वक्त तो बहुत स्लो होता है, पढ़ाते वक्त तो मैंने ये चैप्टर मुझे पता नहीं 8 घंटे में कुछ पढ़ाया होगा, 7-8 घंटे तो मिनिमम लगे होंगे पढ़ाने में, पर ये तो रिवीजन चल रहा है, इससे थोड़ा फास्ट है ना।
और मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं रिवाइज कराऊँ तो हर बात जो लिखी है सब बता दूँ जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन नंबर 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ये भी थोड़ा लंबा और हार्ड लगता है स्टूडेंट को, है नहीं, ईजी है। इसके लिए मैंने एक समरी चार्ट बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये ब्लू कलर का समरी चार्ट, पहले ये पढ़ लेंगे फिर ऊपर से पढ़ा देंगे। आप जानते हो कि हर इंडियन कंपनी को आरओसी के पास हर साल 2 डॉक्यूमेंट अवश्य जमा करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्म नंबर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AOC 4, ये लिखा हुआ तो यहाँ पे देख लो, सेक्शन 137 AOC 4 कब तक जमा होता है सर? विद इन 30 डेज ऑफ AGM। और एक एनुअल रिटर्न भी जमा होता है अंडर सेक्शन 92 फॉर्म नंबर MGT 7 विद इन 60 डेज ऑफ AGM, ठीक है। कहाँ जमा होता है? लोकल ROC, इंडियन कंपनी है। वैसे ही सर एक फॉरेन कंपनी को भी ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, पर म्यूटाटिस म्यूटांडिस, म्यूटाटिस म्यूटांडिस ये जो लीगल वर्ड है इसका मतलब होता है विद सूटेबल मॉडिफिकेशंस। कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेक्शंस जो इंडियन कंपनी पे अप्लाई करते हैं ना, वो सिमिलरली फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई करते हैं बट विद सम चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस। तो जब हमको एक सेक्शन किसी दूसरे पे लगाना होता है ना, सिमिलरली बट विद सूटेबल मॉडिफिकेशन, तो उसको एक वर्ड बोलते हैं म्यूटाटिस म्यूटांडिस। तो फॉरेन कंपनीज को भी ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा करने, म्यूटाटिस म्यूटांडिस। फॉर्म नंबर अलग है, फॉर्म नंबर है FC3 FC4। जमा करने की टाइम लिमिट अलग है, 6 months ऑफ द FY एंडिंग, 60 days ऑफ FY एंडिंग। और जमा कहाँ होता है वो भी अलग है, लोकल ROC में नहीं होता, ROC न्यू दिल्ली में जमा होता है, ठीक है। इसको याद करो, आई एम गिविंग यू 30 seconds, ये आपके सामने, ये प्लीज याद कर लीजिए, MCQ में भी काम आ सकता है। ओम नमः शिवाय। ठीक है, बात करते हैं, थोड़ा हेल्प कर देता हूं मैं। यहाँ सीक्वेंस में थोड़ा उल्टा है ना, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में जमा हो रहा है 6 महीने बाद, जबकि एनुअल रिटर्न पहले जमा हो रहा है 60 दिन के अंदर। तो वहाँ पे अलग था, वहाँ था देखो इधर 30 डे 60 डे, यहाँ है 6 months और 60 डे। तो यहाँ थोड़ा उल्टा टाइमिंग है, मतलब FS के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एनुअल रिटर्न के लिए कम टाइम मिल रहा है। दूसरी बात, ऑब्वियसली विदेशी कंपनी का AGM भारत में तो होगा नहीं, तो इसलिए टाइम लिमिट AGM से स्टार्ट नहीं हो रहा, फाइनेंशियल ईयर एंड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक समस्या है, एक विदेशी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च नहीं होगा, इनके अपने पेरेंट कंपनी CIOI जहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको अलाउड होता है कि ये लोग भारत में एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फॉलो कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ RD, रीजनल डायरेक्टर। तो RD से अप्रूवल लेके एक डिफरेंट फाइनेंशियल फॉलो कर सकते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। इनको लोकल ROC में जमा नहीं करना। मान लो कि फॉरेन कंपनी ने बेंगलुरु में एक ब्रांच खोला है, तो कर्नाटका वाले ROC में जमा नहीं होगा, ROC न्यू दिल्ली में जमा होगा, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आप डिफरेंट फॉलो कर सकते हो। तो ये देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ICAI की किताब में दिया हुआ है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी उन्होंने भारत में ब्रांच खोला है, पर ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है। So this branch of the Australian company, which is a foreign company FC, it wants to follow 30th June as the financial year ending. Can it do so? Yes, with the approval of RD, they can do so. तो अपना वैसे ही अकाउंट्स बना सकते हैं। अब इनके अकाउंट्स को लेके सर कुछ स्पेशल नियम है जो अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। ये रूल्स में लिखा हुआ है, IC किताब में भी है, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें आपके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपके इंडिया वाले बिजनेस ऑपरेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपना ग्लोबल वाला तो जैसे बनता बना के दे देना हमको, पर इंडिया वाला हमको चाहिए एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एज पर शेड्यूल 3 ऑडिटेड बाय एन इंडियन CA, ठीक है। तो पहला पॉइंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इंडियन बिजनेस ऑपरेशन एज पर शेड्यूल 3। नंबर 2, सारे अटैचमेंट एंड एक्शर जो अकाउंट चैप्टर में एप्लीकेबल होते हैं एक इंडियन कंपनी पे, वो आप लोगों के ऊपर भी म्यूटाटिस म्यूटांडिस एप्लीकेबल हैं। आपको अपना ग्लोबल FS भी जमा करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड FS। आपको 3 एक्स्ट्रा अटैचमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक विदेशी कंपनी है, तो पक्का यहाँ से कुछ धन, प्रॉफिट, डिविडेंड विदेश में ट्रांसफर करोगे, तो हमें उसका पूरा डिटेल चाहिए। वी वांट अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड, ये पूरा डिटेल हमको चाहिए। नंबर 5, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन वाला जो बैलेंस शीट PL आपने बनाया, इट शुड बी ऑडिटेड बाय इंडियन CA। ऑडिट के जो सेक्शंस हैं कंपनी लॉ में 139 to 148, वो आप लोगों के ऊपर भी म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे। भूलना नहीं है,
हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर कंपनी लॉ में है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। वो दोनों चैप्टर फॉरेन कंपनी के इंडियन बिजनेस ऑपरेशन वाले बैलेंस शीट पीएल पर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करेंगे। ऊपर आइए, अब तो ये आसान है। बोलता है हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनाना एज पर शेड्यूल 3 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, और आरओसी के पास कॉपी जमा करना है इन फॉर्म नंबर FC3 विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब कहाँ जमा होगा? आरओसी न्यू दिल्ली में, और आरओसी न्यू दिल्ली से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे इट कैन गिव यू 3 months एक्सटेंशन ऑल्सो। तो जमा करने की कुल अवधि है 6 months प्लस 3 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड जमा कहाँ होता है? आरओसी न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो किसी ऐसे देश में जहाँ की भाषा इंग्लिश नहीं है, कुछ और भाषा है, ठीक है, जैसे अरेबिक है, मैंडरिन है, तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी जमा करो। ठीक है, ओके। भारत में आपके जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं, आपने भारत में 6 ब्रांच खोला है, सबका डिटेल भी साथ में जमा कर दो। दैट इज सेक्शन नंबर 381 फॉर यू, है ना? सही हो रहा है तो इजी। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लो, उसके बाद पढ़ते जाओ, मैच करा के तो मस्त रिवाइज हो जाएगा पूरा। 382 बहुत आसान सेक्शन है। हर फॉरेन कंपनी जिन्होंने फिजिकल प्लेस खोल रखा है इंडिया में, उनको ये 2 चीज़ें डिस्प्ले करनी है। नंबर 1, डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस कॉन्स्पिक्वसली एग्जिबिट। ये लीगल भाषा है। कॉन्स्पिक्वसली का मतलब होता है ऐसा दिखाओ बाहर कि लोगों को दिखे, मतलब छुपा के बोर्ड में नहीं, एकदम चमका के होना चाहिए। कॉन्स्पिक्वस मीन्स इट इज विजिबल टू एवरीवन इजीली, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिक्वस। तो कॉन्स्पिक्वसली एग्जिबिट आउटसाइड द ऑफिस 3 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये 3 pieces को याद कराने के लिए क्लास में एक निमोनिक देता हूँ, NCLT, नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। याद रखने में आसान, NCLT। और ये किस भाषा में डिस्प्ले होगा ऑफिस के बाद? 2 भाषा में, इंग्लिश एंड लोकल। ठीक है, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। यही 3 डिटेल्स NCLT, नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस, ये आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेटर हेड पे लिखने हैं, बट ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, तो एक है डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस, एक है डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट्स। डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिक्वसली एग्जिबिट आउटसाइड द ऑफिस, और डिस्प्ले ऑन द डॉक्यूमेंट का मतलब होता है स्टेट इन एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, हर जगह लिख दो 3 इंफॉर्मेशन। ओके, अब कोई फॉरेन कंपनी जो बोलती है हम तो नहीं लिखेंगे, तो सजा मिलेगी। सजा का इस पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन है, 392, एक ही सेक्शन है। फॉरेन कंपनी पे सजा कितनी है? सर, जो मिनिमम वाला सजा का रेंज है वो तो कम है, 1 लाख से 3 लाख, वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरे को बड़ा अमाउंट लग रहा है कि वो जो पर डे का कंटिन्यूइंग है ना, वो बहुत ज़्यादा है, 50,000 रुपया पर डे। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। मतलब 1 लाख 3 लाख तो मिनिमम स्टार्टिंग है, उसके बाद पर डे का जब तक लेट करोगे, नहीं करोगे, नियम तोड़ोगे, तब तक चलता जाएगा 50,000 पर डे। और जो उनका इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर कम है, 25,000 से 5 लाख। इंडिया वाले रिप्रेजेंटेटिव पे पनिशमेंट कम है। तो पनिशमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, याद रखना, इजी है। ठीक है ना, चलते हैं उधर सर वापस। ओके, 383 ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फॉरेन कंपनी या CIOI, ये फाइनल के सिलेबस में था हमेशा से। तो इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन है। इसके ऊपर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं हो जिस पे क्वेश्चन नहीं आया। हर सेक्शन, हर कोने से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मामूली से मामूली सेक्शन जो आपको लगे उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी आया हुआ है। 383, अगर इंडियन गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अगर किसी फॉरेन कंपनी को नोटिस देना चाहते हैं, कोई भी नोटिस हो सकता है, वैट का, इनकम टैक्स का, GST का, कोई भी नोटिस, तो कहाँ देंगे, किसको देंगे? ठीक है, कहाँ देंगे? एट द इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस इफ एनी, अगर इंडिया में उन्होंने कोई ब्रांच खोल रखा है प्लेस ऑफ बिजनेस तो वहाँ, या फिर उन्होंने इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रखा होगा उसको, दोनों में से किसी एक जगह दे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? लेफ्ट एट का मतलब हैंड डिलीवरी, या फिर पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। लुक एट दिस केयरफुली। किसको देंगे? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को या इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस को। कैसे देंगे? लेफ्ट एट, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब मैं आपको बात बोलता हूँ, कई जन को डाउट भी हो रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सर, एक विदेशी कंपनी है CIOI, इंडिया में उनका कोई फिजिकल प्लेस है ही नहीं, पर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो फॉरेन कंपनी है, तो उन्होंने पक्का इंडिया में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तो अपॉइंट किया होगा ना, उसको दे दो नोटिस, वही लिखा है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब ये है एक 384 मिक्सचर सेक्शन, ये मल्टीपर्पज सेक्शन है, बड़ा सुंदर सेक्शन है 384। ये क्या बोलता है?
कि इंडियन कंपनीज एक्ट जो इतना बड़ा है, जिसमें इतने सारे 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस, उसमें से बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको हम लोग फॉरेन कंपनी के लिए अलग से ड्राफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सेक्शंस को उठाएंगे और एक फॉरेन कंपनी पे म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई कर देंगे। ये देखो, फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, इसका मतलब है सिमिलरली दे विल अप्लाई बट विद सूटेबल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है सर? डिबेंचर का सेक्शन 71। अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू करेगा तो उनको भी सेक्शन 71 फॉलो करना है अपने सिलेबस में, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। नंबर 2, उनको सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न भी फॉलो करना है, परंतु मॉडिफिकेशन है, उनके एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर होता है FC4 और जमा होता है विद इन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, और जमा होता है ROC दिल्ली में। ये रहा, देखो समरी चार्ट में आया था ना, ये समरी चार्ट में था ना, एनुअल रिटर्न का फॉर्म FC4, 60 डेज ऑफ FY एंडिंग, फाइल विद ROC दिल्ली। ठीक है, इनके ऊपर CSR भी अप्लाई करेगा। अगर इनके नेट प्रॉफिट वगैरह होते हैं ना, दो को ये नेट प्रॉफिट वगैरह लिमिट के ऊपर है तो 2% CSR वो इन पे भी अप्लाई करेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अप्लाई करेगा, पर एक फ़र्क है, इनको अपना ग्लोबल बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में नहीं रखना, इनको केवल इंडियन बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस में रखना है। ठीक है, भारत में अगर उन्होंने 6 जगह अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं तो जो प्रिंसिपल ब्रांच है वहीं पे अपने इंडियन बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना है। इनके ऊपर चार्ज भी अप्लाई करेगा, चार्ज वाला पूरा चैप्टर म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर जो फाइनल में आता है वो भी अप्लाई करेगा म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। मतलब भारत सरकार जैसे किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, वैसे किसी फॉरेन कंपनी का जो इंडिया वाला प्लेस ऑफ बिजनेस है, ब्रांच है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। ऑब्वियसली भारत सरकार जाके फॉरेन कंपनी के स्विट्जरलैंड में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, केवल उनके इंडिया वाले प्लेस ऑफ बिजनेस में जांच कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 385, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यह है कि कोई भी फॉर्म आप जमा करते हो ROC में तो उसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देना पड़ता है, दैट्स ओके। सेक्शन 386 में 3 शब्दों का एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, सर्टिफाइड का मतलब क्या? जैसे अगर फॉरेन कंपनी कोई और भाषा फॉलो करती है तो उनको सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी जमा करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कि ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसको सर्टिफाई कौन करेगा? तो इसमें 2 सवाल आ सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन जो हो रहा है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना की कंपनी है, उनका ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंडरिन लैंग्वेज में है, तो उनको इंग्लिश ट्रांसलेटेड जमा करना है। तो मान लो कि ट्रांसलेशन चाइना में हो रहा है, तब कौन सर्टिफाई करेगा? चाइना में उनका जो भी ऑफिसर है जिसके पास ओरिजिनल चाइनीज वाले डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कस्टडी में, या तो वो सर्टिफाई करेगा या चाइना का नोटरी ऑफिसर सर्टिफाई करेगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए बोलेंगे ओनो, ओ से ऑफिशियल हैविंग कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल चाइनीज डॉक्यूमेंट्स एंड नोटरी ऑफिसर ऑफ द चाइना फॉरेन कंट्री। ओके, दूसरा, सर मान लीजिए ट्रांसलेशन चाइना में नहीं इंडिया में हुआ है, तब कौन करेगा? तब याद करने के लिए निमोनिक है आपा। कौन करेगा? आपा, AAP, ये रहा, एडवोकेट अटॉर्नी प्लीडर ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एफिडेविट ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ ROC हु हैज नॉलेज ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, या तो हाई कोर्ट का कोई अटॉर्नी एडवोकेट प्लीडर कर देगा, या एक कॉम्पिटेंट पर्सन जिसे दोनों भाषाओं का नॉलेज है इन द ओपिनियन ऑफ ROC, वो एफिडेविट पे साइन करके बोल देगा कि हाँ ये सर्टिफाइड है, तो चलेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ भी है कि कौन सर्टिफाई करेगा। नंबर 2, यहाँ पर जब भी आप डायरेक्टर बोलोगे तो डायरेक्टर इंक्लूड्स डीम डायरेक्टर। डीम डायरेक्टर इज अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट। तो डीम डायरेक्टर भी डायरेक्टर के अंदर शामिल है, और प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी शामिल है। ठीक, ये है। तो इन पे ना क्वेश्चंस आए हुए हैं, MCQ भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आए हुए हैं। अब सर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 387, यहाँ से थोड़ा खतरनाक स्टार्ट हो गया। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। तो 387 से लेके 391 मैं आप लोगों को लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं एक बार।
ये एक सेक्शन है 234 जो इंस्टीट्यूट ने डाला है, बड़ा सिंपल है, बता देता हूँ, ये एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। एक इंडियन कंपनी का और एक CIOI का मर्जर हो रहा है, ये देखो, एक इंडियन कंपनी और एक CIOI या FC का मर्जर हो रहा है, ठीक है। तो इस मर्जर के लिए आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1, आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए अंडर सेक्शन 232, आपको RBI का अप्रूवल चाहिए। नंबर 3, ये जो विदेशी कंपनी है कि हर देश का अलाउड नहीं है, केवल परमिटेड फॉरेन जुरिस्डिक्शन अलाउड है। वो परमिटेड फॉरेन जुरिस्डिक्शंस कौन से है सर? कौन कौन से फॉरेन कंट्रीज के कंपनियों के साथ हमारा मर्जर हो सकता है? सिंपल सिंपल समझो, सारे अच्छे वाले कंट्रीज और गंदे वाले कंट्रीज नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया नहीं, ये सब गंदे वाले कंट्रीज नहीं, बाकी सारे अच्छे वाले कंट्रीज के कंपनियों के साथ मर्जर हो सकता है। नंबर 4, हर मर्जर में कुछ कंसिडरेशन होता है, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन विल बी कैश, कैश मतलब मनी, नॉट रोकड़ा, कैश मीन्स मनी, और IDR और बोथ, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। एकदम सिंपल है कि जब एक इंडियन कंपनी और CIOI का मर्जर होगा तो अमेलगमेशन चैप्टर जो कंपनी लॉ में होता है ना, सेक्शन नंबर 232 240 फाइनल में आता है, वो पूरा अप्लाई करेगा। कहने का मतलब NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर बोला RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओके। परमिटेड फॉरेन जुरिस्डिक्शन की कंपनी होनी चाहिए, ओके। कंसिडरेशन किस में रहेगा? कैश, IDR बोथ, ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, किसी महान व्यक्ति ने जब ये सेक्शन का ड्राफ्टिंग किया होगा MCA में, उन्होंने यहाँ लिख दिया फॉरेन कंपनी, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अरे यार यहाँ तो CIOI भी होना चाहिए, तो अलग से एक्सप्लेनेशन डाल के बोल दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 द वर्ड फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स CIOI, जो कि उल्टा है, CIOI इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। तो स्टूडेंट लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो मैं बता रहा हूँ ये ड्राफ्टिंग की मिस्टेक है। वो चाहते तो ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ फॉरेन कंपनी वर्ड जो लिखा हुआ है मेरे हाथ के बगल में, उसको काट के सीधा CIOI कर देते, काम खत्म। भाई कंप्यूटर में एडिटिंग तो आसान है, पर नहीं, यहाँ लिख दिया सो लिख दिया, अब एक्सप्लेनेशन अलग से डाल दिया कि FC इंक्लूड्स CIOI। तो मैंने उसको यहीं पे इनबिल्ट कर दिया है, देखो मैंने लिख दिया है फॉरेन कंपनी या CIOI, और मैंने डायग्राम भी देखो दोनों लिखा है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन वो उनकी गलती है, उसको ज़्यादा सीरियसली माथा मत लगाना, ठीक है। ये था सर 234, इसमें ये मुख्य बातें याद करके रखना एग्जाम के लिए। 391 तक तो वो IDR है जो मैं कराऊंगा एंड में। फिर सेक्शन नंबर 392 पनिशमेंट हो गया। सेक्शन 393, ठीक है, बहुत आसान है सुनना, ये एकदम तुमको याद दिलाएगा फाउंडेशन की। फाउंडेशन में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं, उसमें ये नियम होता है कि पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मैंडेटरी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म कैन बी अनरजिस्टर्ड, सही है। हाउएवर एक टॉपिक होती है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें यह रहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी पे केस नहीं कर सकती, सूट नहीं कर सकती, काउंटर क्लेम नहीं कर सकती, सेट ऑफ नहीं कर सकती, लीगल प्रोसीडिंग नहीं डाल सकती, पर सब उसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, वही सेम लिखा है। और मैं बता देता हूँ ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर एक पार्टनरशिप फर्म मान लो ऐसे झमेले में फंस गई, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में झमेले में फंस गई जहाँ कोई केस कर दिया है और वो काउंटर केस नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने बोला बहुत सिंपल है, वो पार्टनरशिप फर्म तुरंत जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्ट्रेशन ले लेगी, बिकॉज रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। तो अब आप जाके रजिस्ट्रेशन ले लो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, और अकॉर्डिंगली अब आप काउंटर केस वगैरह सूट सब कर सकते हो। तो इन्होंने वही बोला कि मान लो एक फॉरेन कंपनी है जिन्होंने इस चैप्टर के नियम नहीं फॉलो किए, तो उनके साथ 4 बुरी चीज़ें होंगी, 1 2 3 4। किसी पे सूट नहीं कर पाएंगे, क्लेम वगैरह के केस में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, काउंटर क्लेम नहीं कर पाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग डाल नहीं पाएंगे। एक्चुअली ये 4 पॉइंट है नहीं, ये 2-3 पॉइंट ही जिसको खींच के 4 बनाया है। पर ये जो 4 प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशन है, कब तक है? अनटिल द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन। तो मान लो कि फॉरेन कंपनी है जो नियम वगैरह नहीं फॉलो कर रही चैप्टर के, मुसीबत में फंस गई और ये सब हो गया उसके साथ, तो बहुत सिंपल है सर, जो नियम तोड़ा था वो तुरंत फॉलो कर लो और अकॉर्डिंगली फिर जाके आप ये सब कर सकते हो, सूट, लीगल प्रोसीडिंग, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ। अब इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अगर एक फॉरेन कंपनी है जिन्होंने इस चैप्टर के नियमों को फॉलो नहीं किया, तो उनके साथ थर्ड पार्टी का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करेंगे तो थर्ड पार्टी को नुकसान होगा। तो इफ अ फॉरेन कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इट शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स।
वो कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम वैलिड रहेंगे। हाउएवर फॉरेन कंपनी के ऊपर ये 4 लिमिटेशंस आएंगे तब तक जब तक वो इस चैप्टर के नियमों को फॉलो नहीं कर लेता। फॉलो कर लो तो ये 4 लिमिटेशन भी हट जाएंगे। इस पे क्वेश्चन आता है। 393 है, इस पे जनरली नहीं आता। इसमें वही बोला है कि भारत सरकार सर्टेन क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज या CIOI को एग्जेम्पशन दे सकता है होलली और पार्टली फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका एक एग्जाम्पल आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर कोई भी विदेशी कंपनी IFSC सेंटर इंडिया इंक्स स्टॉक एक्सचेंज जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है ना, उस पर जाके IPO वगैरह कुछ भी करता है तो उनको IDR के जो सेक्शंस हैं ये 387 से 392 अप्लाई नहीं होंगे। 387 से 391 IDR और 392 पेनल्टी वाला अप्लाई नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ ही है, ठीक है। 393 है ख़त्म। अब आप देखो, मैंने इस चैप्टर के सारे सेक्शंस करा दिया आपको सिवाय IDR के। तो अब मैं IDR पढ़ाने जा रहा हूँ। 40 मिनट हो चुके मुझे रिवीजन कराते हुए तुम लोगों को, ठीक है। सब कुछ हो चुका, सिर्फ IDR। तो IDR को जब मैं रिवाइज कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, सिंपल तरीके से इसे पूरा याद हो जाए और एग्जाम में जाके तुम सब लिख के आ सको, ठीक है। पहले एक बार IDR का कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं। ये IDR का कॉन्सेप्ट है। ICAI ने अपनी किताब में सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC, पर डिटेल्स नहीं बताए, पर उन्होंने ये नाम लिख के एग्जाम्पल दिया है। मैंने पूरे डिटेल्स बताए हैं तुमको समझाने के लिए, ठीक है। ये हिंदुस्तान में इकलौता एग्जाम्पल है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ओके ओके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC ये इंडियन डिपॉजिटरी का भारत का इकलौता एग्जाम्पल है। पहले पूरी कहानी को एक बार रिवाइज करता हूँ, सुनो। अभी फिलहाल हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ये नियम है, खाली इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि एक देश की कंपनी दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये अभी नियम है फिलहाल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारत सरकार इसको लेके अमेंडमेंट लेके आ चुकी है और बोले कि फ्यूचर में हम लोग इसको ठीक कर देंगे। अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भारत सरकार ने बोला कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा कि विदेश की कंपनी भी डायरेक्टली हिंदुस्तान में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और इंडिया की कंपनी भी स्ट्रेट अवे विदेश में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, पर अभी ये नियम नहीं है। तो इंडिया की कंपनी अगर कोई है, जैसे रिलायंस है, तो उसको विदेश के स्टॉक मार्केट में अगर इक्विटी जैसा कुछ इशू करना है तो इंस्टेड ऑफ इक्विटी दे विल इशू GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। जैसे रिलायंस ने लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, यूरोप में एक देश है लग्जमबर्ग, वहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहाँ पे GDR इशू किया है। सिमिलरली लंदन की एक कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC ने भारत में 2010 में IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट इशू किया था, ठीक है। तो मैं भी IDR पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड, ये याद रखना, IDR GDR के प्रोसेस में हमेशा 2 बैंक इन्वॉल्व होंगे। एक होता है कस्टोडियन बैंक जो इक्विटी शेयर की कस्टडी रखेगा, एक होता है डिपॉजिटरी बैंक जो डिपॉजिटरी रिसिट इशू करेगा भारत में, ठीक है। तो अब जितने वैल्यू का इनको इंडिया में IDR इशू करना है, उतने वैल्यू का इक्विटी शेयर ये लोग कस्टोडियन बैंक के पास रखा देंगे। वो कस्टोडियन बैंक विदेश में होगा, ओवरसीज विदेश में, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन। ये फॉरेन बैंक जो है ना, वो अपने पास इक्विटी शेयर रख लेगा और बस इंडिया वाले बैंक को बता देगा भाई मेरे पास आ गया इक्विटी शेयर। याद रखना, वो विदेशी कंपनी का इक्विटी शेयर भारत में एंटर नहीं करेगा। अब इंडिया वाला जो बैंक है उसको खबर मिल गई, कंफर्मेशन मिल गया कि फॉरेन बैंक के पास इक्विटी शेयर आ गया, तो अब इंडियन बैंक जो है, डोमेस्टिक बैंक मतलब इंडियन बैंक, वो डिपॉजिटरी रिसिट GDR इशू करेगा, IDR इशू करेगा। दीज IDRs विल बी परचेज्ड बाय इंडियंस। जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम शेयर होल्डर कहलाते हैं, जब हम IDR खरीदते हैं तो हम IDR होल्डर कहलाते हैं। ये IDR इक्विटी शेयर का ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर इक्विटी का दाम लंदन में हिलेगा तो IDR का दाम इंडिया में हिलेगा। IDR इज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको लिक्विडिटी है, आप बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे टॉपिक का सार ये है कि एक विदेशी कंपनी, चाहे वो CIOI हो चाहे FC हो, याद रखना यहाँ दोनों को अलाउड है। एक फॉरेन कंपनी मतलब जिसका इंडिया में प्रेजेंस है बिजनेस, और CIOI मतलब जिसका इंडिया में बिजनेस प्रेजेंस नहीं, बस बाहर पैदा हुआ है। दोनों को अलाउड है कि भारत में IDR का IPO लेके आ सकते हैं। और अगर ये IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बदले, यहाँ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आया, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बदले गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में आता ना, इंडिया इंक्स वाले एक्सचेंज पे, तो उसके ऊपर ये सेक्शंस अप्लाई नहीं करते, एग्जेम्पशन है। आप समझ रहे हो, ये तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आया। अगर ये गिफ्ट सिटी में जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया इंक्स, जो अपने लॉ और इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, उस पर अगर इशू किया होता तब तो सर ये 387 से लेके 392 सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता।
ठीक है, पर ये एनएससी पे हुआ था इसलिए एग्जामिशन नहीं है, 387 से 391 अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले ये सेक्शन नंबर 390 एक बार बस देख लो। 390 सबसे इजी सेक्शन है, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। 390 में इन्होंने बोला सबसे पहले ये डेफिनेशन याद कर लो आप। आईडीआर क्या होता है? इंडियन डिपॉजिट रिसिट्स मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसिट। एनी इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिट रिसिट क्रिएटेड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक, जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुंबई, and authorized by the CIOI, the विदेशी company, and authorized by the CIOI making an issue of such IDR। अब इन्होंने बोला सेक्शन 390 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है IDR के ऊपर रूल्स बना देगा। क्या बना देगा? रूल्स। कमाल की बात है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने IDR के ऊपर रूल्स बना रखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े एक पेज के। उसमें एक फॉर्म भी आता है FC5 पर, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप तो बच गए ना। सेक्शन 390 की असली ताकत, एकेडमिक ताकत रूल्स में होती है, और वो रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं। हमें बस इतना पढ़ना है, ओके CG कैन मेक रूल्स फॉर ऑफर ऑफ IDR, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, द मैनर इन विच IDR शैल बी डील्ड इन डिपॉजिटरी मोड मतलब डीमैट फॉर्म, एंड द मैनर ऑफ सेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ IDR। तो अपने को बस यही 4 पॉइंट याद रखना, ये MCQ में आ सकता है और कुछ नहीं, एकदम ईजी है अपने लिए। 390 मतलब ओनली सेक्शन, हमें इसका रूल्स हमको पढ़ना ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। और सेक्शन 390 बोलता है भारत सरकार किस किस चीज़ पर रूल बना सकती है? ऑफर ऑफ IDR, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, मैनर ऑफ डेल्ट विथ इन डिपॉजिटरी मोड एंड अंडरराइटर्स, सेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ IDR ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स ऑल, बस, ठीक है। ओके, जो भी CIOI FC IDR इशू करेगा उनको ना सेबी रेगुलेशंस और RBI के डायरेक्शंस भी कंप्लाई करने हैं, खाली कंपनी लॉ नहीं। सेबी रेगुलेशंस क्योंकि स्टॉक मार्केट है, और RBI की डायरेक्शंस बिकॉज वो लोग तो रुपीस जो रेस करेंगे वो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाएंगे ना, तो सेबी और RBI के नियम भी मानने पड़ेंगे। अब अगेन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो विदेशी कंपनी भारत में IDR इशू करेगा, अगर वो सेबी और RBI का नियम नहीं मानता तो वो IDR इशू नहीं कर पाएगा। यू कैन नॉट इशू IDR विदाउट कंप्लाइंग विद द सेबी रेगुलेशन, सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 एंड RBI डायरेक्टिव्स ऑन दिस, ठीक है। 390 था, महा ईजी, इसमें कुछ नहीं। अब चलते हैं सर पीछे की तरफ, आइए। ये आ गए हम लोग सेक्शन 387 IDR का जो पहला सेक्शन है, बड़ा सिंपल है एकदम, ध्यान सुनना। अगर कोई, अच्छा एक बात और है टॉपिक IDR, लेकिन जब आप सेक्शन 387 से 391 पढ़ोगे तो वो लोग बार बार IDR के बदले एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, सिक्योरिटीज, कि देयर इज अ CIOI और FC विच इज मेकिंग एन इशू ऑफ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो अपने लिखते वक्त 390 को छोड़ के बाकी जो भी सेक्शन लिखेंगे 387, 88, 89, 91 उसमें अपने सिक्योरिटीज 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 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो सोचो एक CIOI FC है, वो भारत में सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, तो IPO लाएगा तो प्रोस्पेक्टस बांटेगा, तो प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड, प्रोस्पेक्टस शुड बी साइंड, उसको लेके बहुत सारे नियम है वो मानने पड़ेंगे। क्या क्या नियम है आइए सर देखते हैं। बोलता है प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड, यस। बोलता है प्रोस्पेक्टस में इंडिया वाली कंपनी अगर एक इंडियन कंपनी अगर IPO लाती है, प्रोस्पेक्टस देती है, तो उसमें सेक्शन 26 में बोला हुआ कंटेंट्स होना चाहिए, सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस चैप्टर। बोला फॉरेन कंपनी या CIOI जब IPO लाएगा किसी भी सिक्योरिटीज का, तो उनके प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 26 वाला कंटेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ये 5 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन उनका फॉरेन वाला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। नंबर 2 उनका फॉरेन स्टैट्यूट जिसके अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं। नंबर 3 इंडिया में कोई एड्रेस जहां पर जाके हम उनका फॉरेन स्टैट्यूट या फॉरेन मोआ हुआ चेक कर सकें। नंबर 4 डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन शुड बी मेंशन। नंबर 5 इंडिया में जो उनका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका एड्रेस, ठीक है। तो अब एक बार फिर से, द प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड, इट शुड कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स स्टेटेड इन सेक्शन नंबर 26, प्लस इट शुड कंटेन 5 एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर हाईलाइटेड इन ब्लू कलर, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, foreign statute, address in India where the copies of 1 and 2 can be inspected, date and country of incorporation, the principal place of business in India. Okay. अब इसमें भी सारे ज्ञान है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल, स्टैट्यूट एंड द प्लेस इन इंडिया वेयर इट कैन बी इंस्पेक्टेड, इट इज नॉट नीडेड इफ, इट इज नॉट नीडेड, ये 3 देने की जरूरत नहीं है अगर
दैट कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस फॉर मोर देन 2 years। उसको 2 साल प्लस हो गया बिजनेस कमेंस किए तो जरूरत नहीं है, ये बात नीचे लिखी हुई है, ठीक है, कि रोमन 1, 2, 3 ऑफ ए शैल नॉट अप्लाई इफ द प्रोस्पेक्टस इज इशूड मोर देन 2 years आफ्टर द डेट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कमेंस बिजनेस के बदले अगर वो लोग इनकॉर्पोरेशन डेट दे दिए तो उससे 2 साल ले लेना, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं बोलता हूँ ये वाहियात है, क्यों सर? खुद रूल्स में लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबस में रूल्स में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी भारत में सिक्योरिटी इशू करेगी उसको कम से कम अपने होम कंट्री में 3 साल से लिस्टेड होना पड़ेगा। तो जो अपने घर में 3 साल से लिस्टेड है होम कंट्री में, उसको 2 साल तो हो ही गया बिजनेस कमेंस किए, तो ये पॉइंट का कोई सेंस है नहीं। पर फिर भी एमसीक्यू वगैरह में बहुत हॉट टॉपिक है, इससे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोस्पेक्टस में या आप इन्वेस्टर से कुछ भी ऐसा लिखा लो कि हमें ये लीगल कंप्लायंस से वेवर है, तो वॉइड है। इन्वेस्टर्स को कोई हक ही नहीं है कि लीगल कंप्लायंस वेव कर सकें। सो एनी कंडीशन स्टिपुलेशन इन द प्रोस्पेक्टस वेविंग एनी कंप्लायंस ऑफ लीगल कंडीशन शैल बी वॉइड। हर प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म रहना चाहिए, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है जब अंडर राइटर्स को हम लोग देते हैं। 3 एक्सेप्शन हमेशा याद रखो, ये आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है। आईसीआई हमेशा पूछती है कि व्हाट आर द केसेस व्हेन प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो तुम 3 पॉइंट याद रखना हमेशा। नंबर 1, जब अंडर राइटर्स को देते हैं तो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देते हैं या डिबेंचर होल्डर्स को तो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। एंड जब द सिक्योरिटीज दैट वी आर इशूइंग आर यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज एंड कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें भी अपने को प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। तो ये 3 केसेस हमेशा याद रखो, बहुत फेवरेट है आईसीआई का, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग मेंबर्स डिबेंचर को जब ऑफर दे रहे हो, अंडर राइटर्स को जब ऑफर दे रहे हो, या प्रीवियसली यूनिफॉर्म विद द प्रीवियसली इशूड एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए, ओके। फिर लास्ट में बोला है डज नॉट डिमिनिश लायबिलिटी अंडर एनी अदर लॉ, मतलब ये लॉ भी फॉलो करना है और भी जो लॉ है सिक्योरिटी इशू करने पे वो भी फॉलो करना है। दैट इज 387। सबसे लंबा सेक्शन 387 ही था और भाई कुछ नहीं है। 388 इज वेरी इजी। हम सब जानते हैं कि जब प्रोस्पेक्टस आता है ना तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह का स्टेटमेंट रहता है, तो इनको बोलते हैं एक्सपर्ट्स स्टेटमेंट। तो अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कोई भी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूडेड है तब आपको ये 3 कंडीशंस माननी पड़ेगी। नंबर 1, एक्सपर्ट से एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट शुड नॉट हैव विथड्रॉन हिज कंसेंट बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। एंड नंबर 3, आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि हमने एक्सपर्ट से कंसेंट ले लिया और उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया है। आपको एक्सपर्ट के कंसेंट की कॉपी अलॉन्ग विथ प्रोस्पेक्टस जमा करनी पड़ेगी आरओसी न्यू दिल्ली के पास, ठीक है। वो जमा होता है आरओसी न्यू दिल्ली में, ओके। यहां तक क्लियर है। एक्सपर्ट के ऊपर भी मिस स्टेटमेंट्स के लिए लायबिलिटी अप्लाई करेगा अगर वो भी उसमें कुछ झूठ झाट लिखा है तो। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का पूरा रिपोर्ट नहीं देके सिर्फ रेफरेंस भी दिया है ना तो भी माना जाएगा दैट द एंटायर एक्सपर्ट्स स्टेटमेंट इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो ये था एक्सपर्ट वाला पूरा ज्ञान। आपको 389 आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस जमा करना। कौन सा आरओसी? न्यू दिल्ली। खाली वो बताया था ना अमेंडमेंट आया भी तो FC1 को लेके CRC जो जैन में एप्लीकेबल नहीं, मई सितंबर में, बाकी सब दिल्ली में जमा होता है। प्रोस्पेक्टस जो आप जमा करोगे इट शुड कंप्लाई विद द 5 कंडीशंस। व्हाट आर द 5 कंडीशंस? मैं याद कराने के लिए एक निमोनिक देता हूं। असर ए से द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द फॉरेन कंपनी। ए से अप्रूव्ड, एस से साइंड, ठीक है। एस से यहां लिख दो साइंड बाय चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, C+2D, ठीक है। असर ए, ठीक है। एनेक्शर्स, सारे एनेक्शर्स होने चाहिए जो नीचे लिखे हुए हैं। आरओसी, आपको आरओसी के पास एक कॉपी डिलीवर करना है और ये बात भी आपको प्रोस्पेक्टस पे लिखनी है कि हमने आरओसी के पास एक कॉपी डिलीवर कर दिया है। ऑन द फेस मतलब प्रोस्पेक्टस के फ्रंट कवर पे एकदम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। असर एक बार हाथ से लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा व्हाट आर द 5 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोस्पेक्टस।
No prospectus can be issued, circulated among the investors unless and until these 5 conditions are satisfied. Asar A say, it should be approved by the board of directors or governing body, signed by chairman and 2 directors. A say, contain all the annexures. R say, ROC के पास डिलीवर हो जाना चाहिए एंड वही प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखो कि हमने ROC को डिलीवर कर दिया है. अब इस बार सितंबर एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क का MCQ आया था कि क्या क्या प्रोस्पेक्टस में एनेक्शर होते हैं. तो 4 ऑप्शन में से 3 यहाँ से था, बोला 1 जो नहीं था. तो प्रोस्पेक्टस के साथ हमको 5 एनेक्शर देने पड़ेंगे. ये एनेक्शर बोला ना हमको, ये रहा वही एनेक्शर. तो मैं याद करने के लिए निमोनिक बोलता हूँ प्यूमा. ठीक है, प्यूमा. प्यूमा एक ब्रांड भी है, जानवर का नाम भी है. पी से पावर ऑफ अटॉर्नी. अगर मान लो कोई डायरेक्टर या चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं था साइन करने के लिए, उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देके साइन कराई, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी प्यूमा. यू से अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. एम से मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच हैव बीन एंटर्ड इन द प्रीसीडिंग 2 years. ए से अपॉइंटमेंट ऑफ MD. तो MD के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो. एंड ई से एक्सपर्ट्स कॉन्सेंट, वो भी तो जमा करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो अपने कोई 5 एनेक्शर लगाने हैं प्रोस्पेक्टस के साथ. ठीक है, तो ये 389 जो याद करना है, असर और प्यूमा. 390 IDR हो गया. ये 234 अमालगमेशन हो गया. अब 391 ये वही म्यूटाटिस म्यूटांडिस वाला सेक्शन है. बेसिकली पनिशमेंट्स के जो सेक्शन होते हैं ना प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दिया है 34, 35, 36. 34 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 447 का सजा होता है. सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, पे डैमेजेस टू द विक्टिम्स. सेक्शन 386 fraudulently inducing persons to invest money in the securities of the company, punishable under 447. तो बोलता है ये सारा पनिशमेंट म्यूटाटिस म्यूटांडिस यहां पर भी अप्लाई होगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी IDR इशू करेगी तो वहां पे भी ये सेक्शन सजा वाले अप्लाई करेंगे. और एक म्यूटाटिस म्यूटांडिस है, वाइंडिंग अप. अगर कोई फॉरेन कंपनी या COI भारत में बॉन्ड डिबेंचर इशू किया था और रिडीम नहीं कर पाया, फेल कर गया, तो उसके इंडिया वाले बिजनेस ऑपरेशंस का वैसे ही वाइंडिंग अप किया जाएगा जैसे भारत सरकार किसी इंडियन कंपनी का वाइंडिंग अप करती है. तो वाइंडिंग अप का चैप्टर भी म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई हो जाएगा. बस हो गया सर, खत्म. 391 इसी के साथ IDR कंप्लीट होता है. तो ये रहे पूरे नोट्स. मैं एक बार जाते जाते फिर से बोल देता हूँ. ठीक है, ये जो आप नोट्स देख रहे हो ना सर, ये 100% नोट्स. इसमें हर सेक्शन, हर बात, हर एग्जाम्पल डाला हुआ है. ये 100% है, ये समरी नोट्स नहीं है. मेरे आने वाले फ्यूचर में जो नए नए बैचेस आएंगे ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस, जो मैं शायद आज से 20-25 दिन बाद ही डाल दूंगा, रेगुलर बैचेस, वो सब इस बुक से होने वाला है. एकदम ये पूरा 100% एग्जॉस्टिव है, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है. इट्स नॉट अ शॉर्ट बुक. ये कोई छोटी किताब नहीं है जैसे स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि सर ये कंपैक्ट बुक है क्या, समरी बुक है क्या, कंसेप्ट बुक है क्या. नहीं, ये फुल बुक है, फुल थियरी बुक है. आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, हर बात इसके अंदर है. ओके, तो ये नोट्स का अटैचमेंट भी आपको इस वीडियो के साथ नीचे लिंक पे मिल जाएगा. ये थी फॉरेन कंपनी चैप्टर. आई होप तुमको ये यूज़फुल लगाओ. एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग जब मेरे को सपोर्ट करते हो ना, तुम लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है. उससे हिम्मत आती है. जैसे 100 स्टूडेंट तारीफ करते तो हिम्मत आती है, 2 स्टूडेंट भला बुरा कहते हैं तो उससे हिम्मत टूटती भी है. पर क्या है ना, 100 इज़ मच मोर देन 2. तो मन बोलता है हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं ना. तो आप लोगों का जो सपोर्ट होता है वो एक्चुअली एनकरेज करता है कि हाँ फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते रहें, मैराथन लेते रहें आप लोगों के लिए, आपको सपोर्ट करते रहें. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.